हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है उत्पादन फलन तथा एक कारक के प्रतिफल। हम इसके पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, जब हमने टीपी तथा एमपी का ग्राफ बनाया था तो हमने उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करा था। पहली स्टेज क्या थी हमारी, कारक के बढ़ते प्रतिफल। सेकंड क्या थी हमारी, कारक के घटते प्रतिफल। और कारक के ऋणात्मक प्रतिफल। ये हमारी 3 स्टेजेस थी। तो हमने वहाँ पर बात करी थी कि 3 स्टेजेस होती क्या है। आज अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों होती है, इनके कारण क्या है। जो भी हमारे कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या होते हैं, कारक के घटते प्रतिफल के कारण क्या होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण। तो पहला क्या हमारा कि स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग। स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग। देखिए स्थिर कारक क्या होते हैं। स्थिर कारक से अभिप्राय होता है वे कारक जिनको उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, जो एक फिक्स अमाउंट में होते हैं हमारे पास में, जैसे मशीनरी है, भूमि है, पूंजी है। तो ये कौन से होते हैं, हमारे स्थिर कारक होते हैं। क्लियर है। तो हम बात करते हैं इनका पूर्ण उपयोग कैसे होता है। देखिए जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते रहते हैं, परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते रहते हैं, तो उससे हमारे जो स्थिर कारक, जो हमारे अब तक अनयूज में या जो वेस्ट पड़े होते हैं, उनका भी इस्तेमाल होने लगता है, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर आपके पास में 4 मशीन होंगी। क्या है, 4 मशीनें जिनको ऑपरेट करने के लिए, जिनको चलाने के लिए आपको 12 मजदूरों की जरूरत होती है। कितने, 12 मजदूरों की जरूरत होती है इन 4 मशीनों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। अब आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 8 मजदूर को ही नौकरी पर रखा हुआ है। कितनों को, 8 मजदूरों को नौकरी पर रखा हुआ है। तो आपके ये जो मजदूर हैं, 12 मजदूरों की जरूरत है आपको, लेकिन आपने क्या कर रखा है, 8 को ही रखा हुआ है। जैसे जैसे आप इनके अंदर वृद्धि करते रहोगे, 8 से 9 करोगे, 9 से 10 करोगे, 10 से 11, 11 से 12, तो जैसे जैसे आप इनके अंदर वृद्धि करते जाओगे अपने परिवर्ती कारकों में, इन मशीनों का पूर्ण उपयोग शुरू होता चला जाएगा, पूर्ण प्रयोग होने लगेगा, जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते हैं, हमारे स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। क्लियर। सेकंड क्या होता है, श्रम विभाजन तथा कुशलता में वृद्धि। देखिए श्रम विभाजन तथा कुशलता में वृद्धि क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते जाते हैं, तो हमारा जो काम होता है वो बंटने लगता है। जो भी मजदूरों का काम होता है वो आपस में बंटने लगता है। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक सिलाई, एक सिलाई करने वाले दर्जी होंगे, ठीक है, दर्जी है। अब क्या करते हैं, उनके वो अपनी शॉप के अंदर सिर्फ अकेले ही है, वो अकेले ही लोगों का नाप लेते हैं, कपड़ा काटते हैं, सिलते हैं, उस पर बाद में जो सिलने के बाद में जो भी काम होते हैं, प्रेस वगैरह करना, आयरनिंग का, सब काम वो खुद ही करते हैं। तो इससे क्या होता है, उन्हें सब काम एक एक करके करना पड़ता है, जिससे काम में क्या होती है, देरी होती है। अब क्या करा, उन्होंने एक पर्सन को वहां पर जॉब पर रख लिया, एक बंदे को उन्होंने वहां पर जॉब पर रख लिया, जिसका काम क्या है, लोगों का नाप लेना और उन्हें कपड़ा काट करके देना। दर्जी का काम कितना होता है, सिर्फ वो जो वहां पर मशीन के पास में बैठ करके कपड़े को सिलना। बाकी सारा काम क्या है, वो दूसरा व्यक्ति करता है। उन्होंने एक और बंदे को उस पर रख लिया जॉब पर, जिसने इन दोनों के ने भी अपना अपना काम बांट लिया। एक बंदे का काम सिर्फ नाप लेने का हो गया और प्रेस करने का, एक बंदे का काम हो गया कपड़ा काटने का। इससे होगा क्या, देखिए एक तो जो दर्जी है उसका काम बट गया, उसको सिलने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा अपने काम को करने के लिए। दूसरी चीज, जैसे जैसे वो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति एक काम को बार बार करता रहता है तो उससे वो उस काम के अंदर प्रोफेशनल होता चला जाता है, उसकी कुशलता में भी वृद्धि होती है। तो एक तो हमारे जो मजदूर होते हैं उनके कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। सेकंड, उनका श्रम विभाजन, जो उनकी मेहनत होती है, जो उनका काम होता है, वो आपस में बट जाता है, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट, कारकों में उचित समन्वय। कारकों में उचित समन्वय मतलब स्थिर कारक और परिवर्ती कारकों के बीच में उचित समन्वय स्थापित होता है। जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते जाते हैं तो हमारे स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग होने लगता है, हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से हमारा जो समन्वय होता है, जो हमारे स्थिर कारक है उनके साथ में तालमेल होता है, वो अच्छी तरह से बैठने लग जाता है।
जिस वजह से भी हमारा उत्पादन जो होता है वो बढ़ता है। क्लियर है? तो ये 3 कारण थे हमारे कारक के बढ़ते प्रतिफल के, यानी हमारे उत्पादन बढ़ती दर से जो बढ़ता है, जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जब टीपी हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है तो उसके क्या कारण थे, हमारे 3 कारण होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम उत्पादन के या कारक के घटते प्रतिफल के कारण, यानी जो हमारी सेकंड स्टेज आती है टीपी की, जहाँ पर टीपी हमारा घटती दर से बढ़ता है, वहां पर क्या क्या कारण होते हैं। फर्स्ट, कारकों की स्थिरता। पहला क्या होता है हमारा, कारकों की स्थिरता। देखिए कारकों की स्थिरता से क्या अभिप्राय होता है। कारकों की स्थिरता से अभिप्राय होता है जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते जाते हैं। देखिए हमने 12 मजदूरों की जरूरत थी तो हमने 12 तक तो रख लिया, बट अगर मैं इसमें और भी ज्यादा वृद्धि करूँ, मतलब 13वां मजदूर, 14, 15, मैं इन मजदूरों को भी उसके अंदर जोड़ता चला जाऊं और ऐड करता चला जाऊं, तो उससे होगा क्या। एक तो देखिए मशीनों पर काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, दूसरे क्या होगा, जब चारों मशीनें कंटिन्यू चलेंगी तो उनके अंदर टूट फूट, उनके घिसाई, जो मूल्य ह्रास होता है डेप्रिसिएशन, वो भी लगेगा, रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो कारक के जो प्रतिफल होते हैं वो घटने लग जाते हैं, अर्थात हमारा उत्पादन क्या होता है, कम होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम उनका उपयोग बढ़ाते जाते हैं अपने स्थिर कारकों का, उनके अंदर टूट फूट, घिसावट और जो उनके समन्वय होता है वो टूट जाता है, उनकी कुशलता कम होने लग जाती है हमारे परिवर्ती कारकों की। क्लियर? स्थिर कारकों में भी चेंज क्या आता है, उनमें टूट फूट स्टार्ट हो जाती है, घिसावट आ जाती है मशीनों के अंदर जल्दी, तो जिस वजह से हमारा उत्पादन कम होता है। सेकंड, अपूर्ण कारक स्थानापन्न। अपूर्ण कारक स्थानापन्न का इससे अभिप्राय क्या होता है। देखिए जब भी हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना होता है, आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करो, अगर आप उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ एक प्रकार के कारक में वृद्धि करके आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ परिवर्ती कारक को बढ़ाया जाओ, स्थिर कारक हमारे एक लिमिटेड सोर्स में ही रहे और स्थिर आप परिवर्ती कारक को कंटिन्यू बढ़ाए जा रहे हो तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों को ही एक प्रॉपर रेशियो में या अनुपात में बढ़ाना पड़ता है। जितने हमें स्थिर कारकों की जरूरत है और उनके लिए जितने परिवर्ती कारकों की आवश्यकता होती है, दोनों को एक प्रॉपर रेशियो के अंदर उनको बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर हमें 4 मशीनों के लिए 12 मजदूरों की जरूरत होती है, मतलब एक मशीन के लिए हमें कितने मजदूर चाहिए, 3 मजदूर। अब अगर मैं अपने मजदूरों को 15 कर रहा हूँ, 12 से 15 कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी मशीन को भी 4 से 5 पर लाना चाहिए। क्लियर है? भाई मैं सिर्फ अपने मजदूरों में वृद्धि करके उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता, मुझे अपने स्थिर कारकों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, अपूर्ण कारक स्थानापन्न, मतलब हमारे जो परिवर्ती कारक और स्थिर कारक होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिस्थापक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। आप किसी भी एक में वृद्धि करके उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। थर्ड है हमारा कारकों के बीच कम समन्वय। तो देखिए कारकों के बीच कम समन्वय क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने परिवर्ती कारकों में वृद्धि करते चले जाते हैं, तो वहां पर जो स्थिर कारक होते हैं वो हमारे जरूरत के हिसाब से कम पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से वहां पर काम करने में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे यही वाला हमारा एग्जांपल था सिलाई मशीन वाला। अब मान लीजिए इस दुकान के अंदर सिर्फ एक ही मशीन है सिलाई के लिए, कितनी, सिलाई के लिए सिर्फ एक ही मशीन है। तो अब इसके ऊपर ये दर्जी तो साहब तो खुद बैठे, बट इन्होंने क्या करा, एक बंदे को उन्होंने सिर्फ कपड़ा का नाप लेने के लिए रख लिया, एक बंदे को उन्होंने कपड़ा काटने के लिए रख लिया, इन्होंने क्या करा, एक बंदे को और नौकरी पे रख लिया जो सिलाई के बाद में सिर्फ अपना क्या करता है, प्रेसिंग का काम करता है, कपड़े को आयरन करने का काम करता है। तो देखिए इनके बीच में ये एक इकलौता बंदा है जो कपड़े सिलने में टाइम लगता है, भाई नाप लेने में या कपड़े को आयरन करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसको सिलने में लगता है। दर्जी साहब क्या करते हैं, दिन में 10 जोड़ी कपड़े सिलते हैं, जबकि ये बंदा क्या करता है, एक दिन के अंदर 25 लोगों का नाप लेके रख देता है। और सिलाई करने वाला भी जो है, एक प्रेस करने वाला जो बंदा है वो एक दिन में 20 जोड़ी कपड़े प्रेस कर सकता है। अब देखिए कपड़े सिले ही जब 10 जा रहे हैं तो ये नाप लेकर के एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया, लोड बढ़ रहा है। ये बंदा दिन में 20 कपड़े 20 बार प्रेस कर सकता है 20 कपड़ों को, बट क्या करेगा, जब 10 सिले जाएंगे तो 10 ही करेगा। तो हमारे कारकों के बीच में समन्वयता जो होती है ना वो कम हो जाती है, कारक जो होते हैं हमारे वेस्ट होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम एक ही प्रकार के कारकों में वृद्धि करते हैं। हमारे जो कारक है वो वेस्ट होने, उनका जो उनको वेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं वो कारक। क्लियर है? तो समझ गए होंगे आप सब हमारे उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल के कारण और घटते प्रतिफल के कारण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एपी, एमपी तथा टीपी के मध्य संबंध, अर्थात औसत उत्पादन
कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के बीच में कैसे संबंध पाए जाते हैं, तो उनके संबंधों की बात करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल और ग्राफ के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए टेबल हमारे पास में है, ये हमारे भूमि है, स्थिर कारक, ये हमारी श्रमिक है जिसको हम परिवर्ती कारक बोलते हैं, ये हमारा टीपी दे रखा है। देखिए तो भूमि हमारी तो स्थिर कारक है, तो अल्पकाल के अंदर इसके अंदर परिवर्तन होगा ही नहीं। भूमि की हर जगह पर हर एक उत्पादन की प्रक्रिया पर एक ही इकाई है। श्रमिक की इकाई को हम कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे परिवर्ती कारक है उसमें हम वृद्धि करते जा रहे हैं, निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा टीपी भी जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। जब हम हमारे लेबर जो है, जो हमारा परिवर्ती कारक है वो जीरो होता है, तो हमारा कुल उत्पादन भी जीरो ही होता है। श्रमिक एक इकाई करने पर जो हमारा टीपी है वो 6 हो जाता है, 2 पर आने पर 20, 3 पर आने पर 48 48, फिर 4 पर 72, 5 पे 80, 6 पे 84, 7 पर 84 और 8 पर आकर के वो फिर से कम हो जाता है 80। आपको समझाने की जरूरत होगी नहीं कि टीपी हमारा क्यों पहले बढ़ता है फिर बाद में घटने लगता है। आपने अभी देख भी लिया, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि टीपी हमारा किस तरह से बढ़ता और घटता है। अब हम निकालते हैं अपना एपी और एमपी। देखिए एपी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एपी बराबर क्या होता है, टीपी अपॉन में एल, यानी कि एल क्या है हमारा, ये इसको बोलते हैं के, या फिर हमारे जो स्थिर कारक होते हैं वो, ठीक है। एल का मतलब होता है हमारे परिवर्ती कारक, यानी कि हमारे श्रमिक। तो देखिए जब टीपी हमारा जीरो है तो एपी उस पॉइंट पर निकलेगा नहीं, क्योंकि जीरो अपॉन में जीरो, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी, इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो एपी उस पॉइंट पर निकलेगा ही नहीं जब हमारा श्रमिक जो है वो जीरो इकाई पर है। क्लियर है ना। फर्स्ट पर निकालते हैं 6 अपॉन में 1, एपी कितना हो जाएगा 6, फिर 20 अपॉन में 2, यानी कि एपी कितना हो गया हमारा 10। 48 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से, डिवाइड कर लीजिए, 3 एकम 3, 16 आ गया। यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 18, इधर डिवाइड करोगे 16, फिर इससे डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपी। अब हम एमपी की बात करते हैं। एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था हमारा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। क्लियर है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो आइए एमपी निकालते हैं हम। देखिए जीरो इकाई पर तो एमपी निकलेगा ही नहीं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी। एमपी जो होता है हमेशा हमारा वहां से निकलना स्टार्ट होता है जहां पर हमारी परिवर्ती कारक की इकाइयाँ स्टार्ट होती है। तो इकाई हमारी 1 से स्टार्ट है तो एमपी भी हमारा 1 से निकलेगा, 0 पर एमपी नहीं निकलता। 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6, फिर 20 में से 6 को घटाओगे कितना आ जाएगा 14, 48 में से माइनस को करोगे कितना हो जाएगा 28, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 6 24, उसके बाद 80 में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर है, फिर इसमें से माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, इधर से माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा, फिर इधर से माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0। जब 84 में से 84 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, उसके बाद में -4। क्लियर है, तो ये हमारी एपी और एमपी की तालिका बन गई है। अब इसको ग्राफ पर शो करते हैं, उसके बाद में इनके बीच में संबंधों को देखें कि इस तरह से एक दूसरे संबंधित होते हैं। देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये हम अपना टीपी का ग्राफ बना लेंगे कुल उत्पादन का। ठीक है, इधर हम नीचे अपना एमपी और एपी यानी कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे पॉइंट्स लगा लेते हैं इनके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई हमारी। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ना। अब अपने पॉइंट्स बनाते हैं। देखिए टीपी 0 पर कितना होता है 0, उसके बाद में वो 1 पर आकर के 6 हो जाता है। इधर भी अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, इधर भी अपने पॉइंट्स बना करके आप उसको बना सकते हैं। मैं ग्राफ डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बनेगा।
देखिए हमारा जो टीपी का ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है। पहले वो बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद में घटना शुरू होता है, फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो हमारा टीपी का ग्राफ हो गया। एपी और एमपी का ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखिए पहले हम एपी का ग्राफ बनाते हैं। 6 के बाद में 10, 16, 18 यानी इस लिमिट तक हमारा एपी जो है वो बढ़ रहेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर हमारा एपी जो है वो गिरना शुरू हुआ है। इसके बीच में एकदम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, उसके बाद में उसकी जो वृद्धि दर है वो देखिए कंटिन्यू कम हो रही है। यहाँ पर जो हमारा गैप है वो कितना है, 4 का, उसके बाद 6 का। पहले उसकी जो वृद्धि दर है वो बढ़ रही है, उसके बाद में आने के बाद में वृद्धि दर उसकी कम होती चली जाती है। 2 2 2 2 एक रेट से वो बढ़ रहेगा, एक ही लिमिट में चल रहा है, एकदम बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। तो एपी का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। पहले वो इस तरह से बढ़ेगा, उसके बाद में वो इसके पैरेलल वो इसके जाता रहेगा एपी का ग्राफ। क्लियर रहेगा? एमपी के ग्राफ को देखिए। एमपी का ग्राफ पहले हमारा बढ़ रहेगा, बढ़ती दर से, उसके बाद में एकदम से कम हुआ और फिर वो गिरता ही चला जा रहेगा। तो एमपी का ग्राफ दोनों 6 से पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं से शुरू होगा और ऊपर स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और 5वीं इकाई पे इसको नीचे से कट करके वो यहाँ से इधर से ऐसे करके 0 पे चला जाएगा। इधर से इस तरह से कुछ वो नीचे चला जाएगा एमपी का ग्राफ। क्लियर है? तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, आप इसको पॉइंट्स को मिला करके इजीली ढंग से बना सकते हैं कि हमारा एपी का और एमपी का ग्राफ कैसे होता है। अदरवाइज आप इसको रफली भी बनाओगे तो भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका जो ये प्रेजेंटेशन होती है, जो आपकी तालिका होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ के मुकाबले। आपने उसको एक्सप्लेन कितने अच्छे तरीके से कराएगा, आपने उसको अपने ग्राफ को नीचे स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कितने अच्छे तरीके से, इस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम के अंदर भी ग्राफ डायग्राम बना कर आ सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इनके बीच में स्टेजेस की भी बात करूँ तो हमारी फर्स्ट स्टेज कहाँ पर होती है, जहाँ पर एमपी हमारा मैक्सिमम होता है, हमारी तीसरी इकाई पर। देखिए यहाँ से बढ़ रहेगा, तीसरी इकाई से जाएगा और नीचे आकर के वो बिल्कुल इस पॉइंट पर टच करेगा तीसरी इकाई पर। ये होती है हमारी स्टेज 1। ये कौन सी हमारी स्टेज 1 है। उसके बाद में स्टेज 2 कहाँ पर होती है, जहाँ पर एमपी हमारा 0 हो जाता है। वो कौन सी इकाई, 7वीं इकाई है, जहाँ पर हमारा टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टीपी हमारा मैक्सिमम होता है और एपी क्या होता है, हमारा 0 होता है। ये होती है हमारी स्टेज 2 और उसके बाद में क्या आती है, हमारी स्टेज 3 आती है। क्लियर है? स्टेज 1 क्या होती है हमारी, जहाँ पर टीपी हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, कारक के बढ़ते प्रतिफल, जहाँ पर एमपी हमारा बढ़ रहा होता है और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। उसके बाद में जैसे ही एमपी हमारा गिरना शुरू होता है, हमारी सेकंड स्टेज आती है, जहाँ पर टीपी घटती दर से बढ़ता है और जहाँ पर टीपी हमारा मैक्सिमम हो जाता है और एमपी क्या हो जाता है, 0। वहीं से हमारी थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके बाद में टीपी जो होता है हमारा गिरना शुरू हो जाता है, टीपी हमारा गिरना शुरू हो जाता है और एमपी क्या होता है हमारा नेगेटिव चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्लियर रहेगा? तो ये आपका ग्राफ और टेबल थी। अब इनके हम संबंधों की बात करते हैं। तो संबंध में देखिए, तो देखिए ये हमारे इनके संबंध देंगे। पहले क्या होता है, जब एमपी एपी से अधिक होता है। देखिए जब हमारा एमपी जो है, एमपी जो कर्व है हमारा, एमपी कर्व ये वाला, ये हमारा एमपी है, ये हमारा एपी है नीचे वाला। जब तक एमपी जो है हमारा एपी से अधिक है, तब तक एपी क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ रहा होता है। जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी क्या होता है, हमारा बढ़ता है। जैसे ही एमपी जो होता है एपी से कम हो जाता है, एमपी हमारा एपी से कम हो जाता है, तो एपी जो है वो हमारा घटना स्टार्ट हो जाता है, घट रहा होता है। और थर्ड क्या होता है, एमपी ऋणात्मक हो सकता है, एमपी जो होता है हमारा नेगेटिव हो सकता है, बट कभी भी एपी जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। एपी जो होता है हमारे ऋणात्मक नहीं होता। एमपी ऋणात्मक हो सकता है परंतु एपी जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमारे इनके बीच में संबंध थे, एपी एमपी तथा टीपी के बीच में संबंध। एमपी और टीपी के बीच में हम संबंध पहली वीडियो के अंदर ही कर चुके हैं। ये एपी तथा एमपी के बीच में संबंध थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं उन्हें। देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन हमारे पास में, जिसके अंदर हमें इन तालिका को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। इस तालिका के अंदर हमें कुछ एपी की और एमपी की वैल्यू दे रखी है, हमें टीपी और बाकी जो एपी एमपी की वैल्यू छुट्टी है इन्हें पूरा करना है। यहाँ पर भी हमें एपी और एमपी की कुछ वैल्यू दे रखी है, हमें बाकी तालिका को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम इस तालिका की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टीपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एपी मल्टीप्लाई में एल, टीपी निकालने के लिए फॉर्मूला,
और उसके बाद में क्या होता है, एमपी का फॉर्मूला भी हमें पता है। एमपी के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, TPN माइनस TPN-1। एपी निकालने के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है। एपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, TP/L। TP/L। तो आपके पास में जो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस टेबल को इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने टीपी निकाल लेते हैं। हमें पता है टीपी मल्टीप्लाई मतलब 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पहली यूनिट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 14। जो जो जितना मिलता रहता है उतना लिखते चल लीजिए। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इतनी तो हमें यूनिट मिल गई टीपी की। अब और देख लेते हैं। देखिए एमपी निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, एमपी निकालने के लिए एमपी कैसे निकाला जाता है, इसमें से इसको माइनस करके एमपी निकालते हैं हम। तो यहाँ से माइनस करके हमारा एमपी निकल सकता है। 14 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये हमारा एमपी निकल गया। फिर 16 के लिए हमारा एज इट इज़ एमपी आएगा, 16 ही आएगा। ये दो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में और किस तरह से, इसमें से इसको जोड़ करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इधर से इसको माइनस करके हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि टीपी में से एमपी को माइनस करके, एमपी कैसे निकलता है हमारा, इसमें से इसको माइनस करके। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके भी मैं एमपी यहाँ से निकाल सकता हूँ अपना टीपी। इसको जोड़ के तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। 60 से 3 को डिवाइड करके कितना निकल गया मेरा, 20। एपी कंप्लीट। सेम यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करके मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी मेरी, 12। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करके मैं इधर से वैल्यू निकाल सकता हूँ अपनी। इन दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा, 72 और 8 कितना हो जाएगा मेरा, 80। इसमें से डिवाइड करके कितना हो गया मेरा, 16। अब इधर से इसको माइनस करके यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरी, एमपी निकल जाएगी। तो हमारी तालिका क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आप एक एक को करके इजीली, जैसे आपको फॉर्मूले पता है आप उनको निकाल सकते हैं। ये दूसरी टेबल हैगी, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एपी की बात कर लेते हैं। अपने टीपी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20। क्लियर रहेगा। 9 की इससे कर दी 36 हो गया, 6 की 7 से कर दी 42 आ गया। इतने तो हमारा काम हो गया खत्म। अब जो बाकी वैल्यूज बची उनके लिए देखते हैं। देखिए एमपी निकालने के लिए एक यूनिट पर ये तीनों चीजें क्या होती है, बराबर होती है। तो एमपी भी कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब एमपी कैसे निकलता है, TPN-1 यानी 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12। टीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला और क्या होता है भाई, इस दोनों को वैल्यू को प्लस करो, टीपी निकालो। यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ने के बाद में जो भी प्लस में आएगा वो हमारा इधर आ जाता है। वैल्यू कहाँ पर आ जाती है, इधर आ जाती है। तो इनको इस तरह से प्लस कर लो, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। एपी बराबर क्या होता है, TP/L यानी कि 10। सेम इसमें से इसको माइनस करके यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू 6। इन दोनों को प्लस करके क्या निकल जाएगी, यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगी। इससे डिवाइड करके हमारी इधर वैल्यू निकल जाएगी, इसमें से माइनस करके हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर रहेगा। इसमें से इसको माइनस करके हमारा एमपी निकल जाएगा। तो ये भी हमारी तालिका कंप्लीट हो गई। आपकी बुक के अंदर और भी कई सारे क्वेश्चन इस तरह से दे रखे होंगे, आप घर बैठ के उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पे सॉल्व नहीं होता तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे जा करके, इंस्टाग्राम पे जा करके, आप कहीं पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।